क्योंकि आप सब ठीक होंगे। तो हमारी चल रही थी, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे यूनिट 1, ठीक है। और उसमें हमने क्या क्या कर लिया था ये देख लेते हैं। हमने राष्ट्रकूट वंश देखा था, चालुक्य वंश देखा था, लेकिन किस दृष्टि से, जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम कहाँ पे चलेंगे, यहाँ पर राजपूत काल में क्या होता है कि यहाँ पर पूरे भारत में देख लेते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में पहले ये समझते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी। जैसे ये हमारे भारत का नक्शा, ठीक है। यहाँ पर कौन थे, गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ दक्षिण में कौन से थे, राष्ट्रकूट वंश। और यहाँ पर पूर्वी साइड कौन थे, पाल वंश, ठीक है। जब हम राजपूत काल में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, परमार, है ना, यहाँ पर शासन क्षेत्र रहता है। अब ये जो राष्ट्रकूट वंश है, यहाँ पर जो कन्नौज राजधानी है, यहाँ पर ये अधिकार करने का प्रयास करते हैं। वहीं गुर्जर प्रतिहार भी प्रयास करते हैं और यहाँ पर पाल भी प्रयास करते हैं। लेकिन अंत में किसके अधीन हो जाता है, गुर्जर प्रतिहार। और वो इसको प्रयासरत रहते हैं और इसको प्रयासरत रहते हुए हमारे मालवा क्षेत्र पर भी अधिकार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या करते हैं, मालवा क्षेत्र पर अधिकार करते हैं। तो उसको हम देखेंगे, है ना। और इसके पश्चात जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, एक शक्तिशाली राज्य निकल के आता है। और जैसे ही वो उत्तराधिकारी उसके आते हैं जो कि अयोग्य रहते हैं, उसमें छोटे छोटे राजवंश जो हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कि इसके अधीन कौन से था, कलचुरी वंश भी पहले इसके अधीन थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के। फिर चंदेल भी थे, फिर परमार भी थे और कछवाहा वंश। ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे राजवंश थे जो गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन थे। लेकिन जैसे ही अयोग्य उत्तराधिकारी गुर्जर प्रतिहार वंश के आते हैं तो क्या हो जाता है, ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, ठीक है। आए बात समझ में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सामंत नहीं रहा है गुर्जर प्रतिहार का। तो कौन कौन रहे हैं, कलचुरी रहे हैं, चंदेल रहे हैं, फिर कछवाहा वंश रहा है और परमार वंश रहा है। हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सके। दूसरा, इसकी जो PDF है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, ठीक है। और हम PYQ सीरीज़ भी चला रहे हैं, तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और मैं इसको प्लेलिस्ट आपकी बना दूँगी, ठीक है। ओके, देखो पहले हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ते हैं। कब का है ये, 730 से 1030 ईस्वी के मध्य, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक इसको माना जाता है हरिश्चंद्र के। इनमें जोधपुर के निकट इस वंश की नींव रखी थी। लेकिन हमें जोधपुर के निकट, क्योंकि अब राजस्थान का है तो हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जिन्होंने हमारे मालवा क्षेत्र में, जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में कुछ किया है, हम उनको पढ़ते हैं। अब इसी वंश की शाखा ने मालवा के उज्जैन के निकट शासन किया। इसकी बागडोर किसने संभाली है, नागभट्ट प्रथम ने। देखो, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय ही एक ऐसे शासक रहते हैं जिन्होंने राजधानी को परिवर्तित किया रहता है। एक ने उज्जैन बनाई रहती है, दूसरे ने कन्नौज बनाई थी, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई थी, है ना, पहले राजधानी। फिर कौन सी बना ली इन्होंने, कन्नौज, है ना। प्रथम शासक कौन है, नागभट्ट, फिर रामभद्र, फिर मेहरभोज, महिपाल और बत्सराज। मैंने आपसे कल ऑब्जेक्टिव जो हमने सीरीज चलाई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उज्जैनी भुजंग के बारे में पढ़ा था, है ना। मैंने आपसे बोला था उज्जैनी भुजंग किसको कहते हैं, कलचुरी वंश के युवराज देव प्रथम को। किसने उपाधि दी थी, मैंने आपको ये भी बताया था किसने दी थी, राजशेखर द्वारा इसको दी गई थी। तो राजशेखर जो है इन्हीं के शासनकाल में विद्वान रहते हैं, आगे चल के हम देखेंगे भी, ठीक है। हाँ, नागभट्ट सेकंड जो है वास्तविक संस्थापक यहाँ पर बनता है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब जो मेहरभोज है, ठीक है, नागभट्ट प्रथम का हमने देख लिया, राजधानी कहाँ पर निकट आते हैं, वो उज्जैन के निकट, ठीक है। इसके पश्चात मेहरभोज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है। मेहरभोज का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर के सागरताल अभिलेख में। क्या नाम है सागरताल अभिलेख में, मेहर, ठीक है। इसके पश्चात इन्हीं के दरबार में कौन आता है, मेहरभोज के समय पे ही अरबी यात्री सुलेमान। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, किस प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो हैं उसके शासनकाल में कौन सा जो है विदेशी आया था। तो आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे सुलेमान हो गया, है ना, और अलबरूनी हो गया, इस प्रकार से। ये फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो अरबी यात्री सुलेमान है वो किस शासक के दरबार में आया था। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, मेहरभोज, ठीक है। और इसको भी ये याद रखना है कि कौन सा था, ये अरबी शासक, क्योंकि इस प्रकार से भी कंफ्यूज करते हैं कि ये पुर्तगाली शासक थे, ये अरबी थे, स्पेनिश थे, है ना। ये हो गया।
ये क्या है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। फिर मेहर भोज को दौलतपुर अभिलेख जो है उसमें क्या कहा गया है, प्रभास। ये थोड़ा सा याद रखना कि दौलतपुर अभिलेख में क्या कहा गया है, प्रभास। ग्वालियर लेख में क्या कहा गया है, आदि बराह की उपाधि दी गई है। सागर ताल इसमें प्रशस्ति में क्या कहा गया है, मेहर। इसके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला कौन सा है हमारा, दौलतपुर अभिलेख, इसमें क्या बोला गया है, प्रभास। ये मैंने आपसे क्विज में भी पूछा लिया है पहले भी। फिर ग्वालियर अभिलेख में इसको क्या बोल रहे हैं, आदि बराह की, ठीक है। और सागर ताल प्रशस्ति में क्या बोल रहे हैं, मेहर। अब आदि बराह से आपको समझ में आ रहा है कि ये वैष्णव धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। अब महेंद्र पाल ने कन्नौज की तृतीय जो त्रिपक्षीय युद्ध है उसमें पालों के साथ संघर्ष किया था। वैसे तो बत्सरा से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर महेंद्र, महिपाल और मेहर, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो त्रिपक्षीय युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। फिर इनके राज्य दरबार में काव्य शास्त्र के जो पंडित थे वो है राजशेखर। देखो आपसे ये पूछा जाता है कि राजशेखर किसके दरबारी कवि रही हैं, है ना। तो यहाँ पर दो नाम निकल के आते हैं, एक महेंद्रपाल पहला, दूसरा महिपाल। पहले महेंद्रपाल आता है और इनके दरबार में भी सबसे पहले रहते हैं। तो आपसे यदि इन दोनों को ऑब्जेक्टिव में आए कि महेंद्रपाल है या महिपाल में, तो किसी भी जो पंडित विद्वान है जो सबसे पहले जिसके दरबार में रहता है उसी का आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो आपसे आएगा महेंद्रपाल है क्या, महिपाल है क्या, या युवराज देव है। तो जिसके दरबार में सबसे पहले रहे, किसके दरबार में रहे हैं, महेंद्रपाल, है ना, गुर्जर प्रतिहार का ही है ये। फिर इसके पश्चात आता है महिपाल, इनके दरबार में भी रहते हैं, लेकिन विदेशी आक्रमणों के चलते ये क्या करते हैं, इनको छोड़कर चले जाते हैं कलचुरी वंशों में। और कहाँ पे चले जाते हैं, युवराज देव प्रथम के समय पे, है ना। ये कल की स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी, कल ऑब्जेक्टिव कराए थे, उससे रिलेट हो रही है कि नहीं, है ना। बहुत अच्छे से रिलेट आप कर पा रहे होंगे। फिर क्या लिखा है, राजकवि राजशेखर ने प्रतिहारों को क्या बोला है, रघुकुल मुक्तामणि की संज्ञा दी है। भगवान विष्णु को समर्पित क्या है, ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर का निर्माण मेहर भोज के शासनकाल में अल्ल नामक राज्य अधिकारी ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे भी ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। भगवान विष्णु को समर्पित कौन सा इसमें हमें देखने को मिल रहा है मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। कहाँ पर है, ग्वालियर में। किसने बनवाया था, मेहर भोज के शासनकाल में अल्ल नामक अधिकारी ने बनवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान अभिलेख मिलता है। इसी मंदिर के गर्भगृह मतलब कि जहाँ पर हम यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थित रहती है ना। छोटा सा मंदिर रहता है, उसी के अंदर एक कमरा रहता है जिसके अंदर मूर्ति स्थापित रहती है, ये गर्भगृह कहलाता है। उसमें एक अभिलेख भी मिलता है जिसमें शून्य का अंकन संख्या के रूप में पहली बार देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बार कहाँ पे, किस अभिलेख में देखने को मिल रहा है हमें, ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर अभिलेख में चतुर्भुज मंदिर में, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर के पास एक अभिलेख पाया जाता है जिसमें शून्य का अंकन है ना। मुरैना में जो नरेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर है, नरेश्वर मंदिर समूह है, उसका निर्माण भी किसने करवाया है, गुर्जर प्रतिहार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुरैना में स्थित जो नरेश्वर मंदिर समूह है उसका निर्माण किन शासकों ने कराया था। तो क्या आंसर हम दे देंगे, गुर्जर प्रतिहार। ये हो गया आपको क्लियर। अब चलते हैं हम 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार के सामंत स्वतंत्र हो जाते हैं। मैंने आपसे बताया था कि 730 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स 8वीं शताब्दी। लेकिन लगभग 10वीं शताब्दी में क्या होता है, इसके योग्य उत्तराधिकारी कम हो जाते हैं। तो ये शासन कमज़ोर हो जाता है और फिर इनसे जो सामंत इसके थे, मतलब इसके अधीन जो क्षेत्र थे, वो धीरे धीरे करके स्वतंत्र हो जाते हैं। अब सामंत मतलब क्या होता है कि ये कुछ अपनी शक्तियाँ जो राज्यों में रहता है उनको कुछ शक्तियाँ दे देते हैं, उनको कुछ भूमि क्षेत्र दे देते हैं कि आप इस पे शासन करो, इसको चलाओ, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालो। बदले में आप क्या करना, आपकी जो सैन्य शक्ति जो आप सेना रख रहे हो वो युद्ध के समय आपको देनी है, ठीक है। सैन्य सहायता आपको देनी है, ठीक है। ये हो गए सामंत, है ना। फिर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई है, ये उनके सामंत थे। इस तरह बुंदेलखंड में क्या आ जाता है, चंदेल। पर मालवा में क्या आ जाते हैं, परमार। त्रिपुरी में क्या आ जाते हैं, कलचुरी वंश की स्थापना होती है। अब हमने केवल तीनों को क्यों देखा, एक कच्चा बकात वंश भी है ग्वालियर का, ठीक है, उसको याद रखना। इन चारों को बस हम क्यों देख रहे हैं, क्या इनके बस इतने ही थे, नहीं, इनके अधीन काफ़ी शासन क्षेत्र थे। लेकिन मध्य प्रदेश में कौन कौन से वंश हैं हम केवल उनको देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है, राजशेखर के बारे में जानकारी दी गई है। ये प्रारंभ में कन्नौज प्रतिहार नरेश का मैंने अभी जस्ट बताया, महेंद्रपाल। और देन किसके पे आ जाते हैं, महिपाल। और फिर ये कलचुरी शासक किसके दरबार में चले जाते हैं, युवराज देव की राजधानी त्रिपुरी में चले जाते हैं, उनके दरबार में रहते हैं।
गुर्जर प्रतिहार वंश के जो महेंद्र पाल प्रथम है और उनके बेटे कौन है, महीपाल के गुरु थे। अब इन्होंने कलचुरी वंश के जो युवराज देव प्रथम है उनको क्या कहा है, उज्जैनी भुजंग। तो केयूर वंश किसको कहा जाता है, युवराज देव प्रथम को। उज्जैनी भुजंग किसको उपाधि दी गई है, युवराज देव प्रथम को। ठीक है, और किसके द्वारा दी गई है, तो राजशेखर के द्वारा दी गई है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब राजशेखर की प्रमुख रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं, इस प्रकार से दे देते हैं कि कौन सी इनकी नहीं है। या फिर राजा भोज की जब रचनाएं पूछते हैं तो एक रचना किसकी दे देते हैं, राजशेखर की। ठीक है, तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी है ना, इसमें कर्पूर मंजरी में क्या है आपसे ये अब पूछा जा सकता है, हो सकता है कि इससे पूछ लें क्योंकि अब नए लेवल से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कर्पूर मंजरी एक ऐसा उनकी रचना है जिसमें कलचुरी वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर बाल रामायण, बाल भारत, ये इनकी रचनाएं हैं, हो गई। अब इसके पश्चात ये सारी की सारी याद करनी है, ऐसा नहीं है आपको एक छोड़ना है, क्योंकि काव्य मीमांसा भी पूछी जाती है। ठीक है, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, ये हो गई। विद्यासाल वंशिका भी इन्हीं की है। और राजशेखर ने नर्मदा नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी कहा है, चेदी का सर्वश्रेष्ठ देश कहा है, और चेदी नरेश कौन से थे, शंकरगढ़, इनको सर्वश्रेष्ठ राजा कहा है। चेदी को सर्वश्रेष्ठ देश और चेदी के जो शासक है शंकरगढ़, उनको सर्वश्रेष्ठ राजा कहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको याद रखनी। ठीक है, अब ये कलचुरी वंश का मंदिर समूह के बारे में नॉलेज दी हुई है। तो ये कलचुरी मैंने बोल दिया, चंदेल वंशों के बारे में दी हुई है कि चंदेलों ने कौन कौन से मंदिर खजुराहो में बनाए थे, ये उसका डायग्राम बना हुआ है। तो इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम चंदेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नीचे देख लेते हैं। पहले कलचुरी के बारे में पूछा गया है तो कलचुरी ही पढ़ेंगे। कलचुरी वंश की वैसे तो 7 से 8 शाखा हैं, कौशल में है ना, विदर्भ में है ना, और लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में टचअप में कौन कौन सी हैं, मध्य प्रदेश में एक महेश्मती शाखा है कलचुरियों की। देखो ये कलचुरी वही हैं जो गुर्जर प्रतिहार वंशों के सामंत थे पहले, लेकिन जैसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश थोड़ा सा कमज़ोर होता है ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और स्वतंत्र सत्ता की नींव रखते हैं। ठीक है, अब कलचुरी वंश की 3 शाखाएं होती हैं हमारे मध्य प्रदेश में, मुख्यतः 2 शाखाएं, एक महेश्मती शाखा और दूसरी त्रिपुरी शाखा है ना, और एक है रतनपुर शाखा जो कि छत्तीसगढ़ एरिया में है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं कलचुरी की महेश्मती की शाखा के बारे में। इनसे क्या पूछा जाता है कि संस्थापक कौन रहे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। इसकी राजधानी महेश्मती शाखा की महेश्वर थी। ठीक है, और शासन क्षेत्र कहाँ है, महेश्वर के आसपास, खरगोन, खंडवा, बड़वानी है ना। इसके शासक कौन कौन से हैं, वैसे तो 3 नाम बस हैं, इसीलिए थोड़ा सा याद कर लो। कृष्णराज इसका संस्थापक है, क्या नाम है, कृष्णराज। ठीक है, कृष्णराज आपको ये याद रखना है, कृष्णराज का नाम। शंकरगढ़, बुद्धराज। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये कलचुरियों की सबसे प्राचीन शाखा थी। इस शाखा के संस्थापक या जो स्थापक हैं उनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक जो है कृष्णराज को ही माना जाता है। ठीक है, इसके चांदी के सिक्के कहाँ पर मिले हुए हैं, बैतूल और जबलपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब कि प्रभाव क्षेत्र यदि हम देखें तो त्रिपुरा में भी इनका था। कहाँ कहाँ पर कृष्णराज के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, एक हमारा हो गया बैतूल, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत विशेष रूप से, जिस पर एक तरफ राजा और दूसरी तरफ नंदी की आकृति बनी हुई है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सिक्का है, ऐसा कौन सा शासक है जिसके इस प्रकार के सिक्के मिले हुए हैं। ठीक है, अब बुद्धराज महेश्मती शाखा के अंतिम शासक हो जाते हैं और इसके बाद बादामी के जो चालुक्य नरेश मंगलेश हैं उनको हराया था और इन्हें क्या करना पड़ा, महेश्मती छोड़कर मजबूर कर दिया इनको। अंतिम शासक कौन से हैं, कृष्णराज, जिनको कौन हरा रहा है, बादामी के चालुक्य नरेश मंगलेश। ठीक है, इसके कारण ये इस शाखा को छोड़ देते हैं और त्रिपुरी साइड चले जाते हैं और फिर वहाँ से दूसरी शाखा का उदय होता है। इस प्रकार से चीज़ें हैं। क्लियर हुआ। हमने क्या क्या कर लिया, गुर्जर प्रतिहार वंश कर लिया, फिर इसके बाद कहाँ आए, कलचुरी वंश पे आए। कलचुरी वंश में जो महेश्मती शाखा है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कहाँ पे चल रहे हैं, कलचुरी की त्रिपुरी शाखा में। देखो हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आपके बहुत कमेंट आ रहे हैं कि क्लास हो जाएगी कि नहीं। क्लास बिल्कुल हो जाएगी, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी करा दूँगी। सेकेंड, करंट अफेयर में भी कुछ टॉपिक हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं कराने का प्रयास करूँगी, है ना। और बीच बीच में भी कुछ इम्पोर्टेंट सी जो करंट अफेयर है वो मैं ऐड करते जाऊंगी। ठीक है,
अभी हम इस पे ध्यान दे लेते हैं। कलचुरी की जो त्रिपुरी शाखा के बारे में अब हम बात करते हैं। राजधानी क्या है इसकी? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में, ठीक है। शासन क्षेत्र कहाँ पे? कटनी, जबलपुर, महाकौशल क्षेत्र। ओके, ये हो गया। संस्थापक कौन कौन से रहते हैं? बामराज या बामराज देव, इसको बोला जाता है बामराज या बामराज देव। देखो, महेशमती शाखा के कौन से संस्थापक हमने पढ़े थे अभी, जस्ट बताओ। कृष्णराज, ठीक है, कृष्णराज हो गए। यहाँ पर कौन है संस्थापक? बामराज या बामराज देव, ठीक है। कहीं कहीं लिखा रहता है कि कोकल प्रथम को भी इसका संस्थापक माना जाता है। तो अब हम क्या क्या लगाएंगे, आपको जरा सा आपको ऑटोमेटिक इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो बामराज नहीं होगा या तो कोकल नहीं होगा, है ना। दोनों होगा तो एमपीपीएससी दोनों ही आंसर को सही मानेगी, है ना। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए वैसे ही आंसर आपको लगाना है। अब शासकों में देखें तो कोकल प्रथम, मुगतुंग, युवराज देव प्रथम, गांगे देव, लक्ष्मीकांत, ऐसे महत्वपूर्ण शासक इस काल में होते हैं। अब 7वीं शताब्दी के अंतिम समय में बामराज ने डाहल देश, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाहल, हमने वैसे भी सॉल्व भी कराया था कि डाहल देव जो क्षेत्र है, डाहल देश जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, किस जिले से संबंधित है? तो सरासर जबलपुर उसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोकल प्रथम का विवाह किससे होता है? अब नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर चंदेलों के साथ। ये देखो, कलचुरी जो शासक हैं वो किस किस के साथ संबंध बनाते हैं, हमने देखा था। इंद्र तृतीय का विवाह भी होता है, अमोघ वंश का भी विवाह होता है ना, एक जम्मा देवी रहती है ना। अब इसमें क्या है कि कलचुरी वंश का जो वैवाहिक संबंध रहता है, एक रहता है चंदेलों के साथ, दूसरा रहता है राष्ट्रकूटों के साथ, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे। अब क्या लिखा है कि कोकल प्रथम का जो विवाह होता है वो चंदेरी राजकुमारी नट्टा देवी या हट्टा देवी के साथ होता है ना। ये आपको याद रखना है। जय शक्ति की बहन रहती है ये नट्टा देवी या हट्टा देवी, ठीक है। अब कोकल प्रथम के 18 पुत्रों में से कितने पुत्र रहते हैं? 18। अब इनकी कई पत्नियां रहती हैं, राजा हैं, ठीक है। तो एक कलिंग राज ने दक्षिण कौशल में कलचुरी की एक शाखा रतनपुर छत्तीसगढ़ की नींव रखी। तो कौन है, इनका नाम क्या है? एक कलिंग राज इनका नाम है, जिन्होंने दक्षिण में एक शाखा की नींव रखी जो कि रतनपुर शाखा थी, ठीक है। युवराज देव प्रथम को क्या बोला जाता है? कियोर वर्ष या विरुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि कियोर वर्ष किसे कहा जाता है, तो ये काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है। तो क्या आंसर हम लगा देंगे इसमें? युवराज देव, ठीक है। हो गया क्लियर। अब युवराज देव प्रथम ने जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर, मतलब कि गोल की मठ और 64 योगिनी मंदिर, इन सब का निर्माण कराया है। तो मध्य प्रदेश में जैसे 64 योगिनी मंदिर है ना, गोल की मठ है, इन सब का निर्माण किसने कराया है? युवराज देव ने ही कराया है। युवराज देव प्रथम की राजधानी जो रानी है वो नोहला है। उन्होंने दमोह के नोहटा में नोहलेश्वर मंदिर बनाया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नोहलेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? रानी नोहला। किसकी पत्नी थी? युवराज देव की। कहाँ बना है ये मंदिर? दमोह में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, युवराज देव के जो योग मंत्री हैं उनका क्या नाम है? भागमित्र और गोलक। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि भागमित्र और गोलक जैसे प्रमुख जो युग मंत्री हैं वो किसके शासनकाल में थे? तो युवराज देव के। संस्कृत नाटककार जो राजशेखर है वो इनके दरबार में आते हैं युवराज देव प्रथम को, या कौन सी उपाधि देते हैं? उज्जैनी भुजंग। और हमने देखा है इनकी कौन सी रचना थी जिसमें कलचुरियों के बारे में लिखा था? कर्पूर मंजरी हो जाएगी, ठीक है। और मालवा विजेता भी इनको कहा है राजशेखर द्वारा। अब गांगे देव राजा भोज से युद्ध में पराजित हो गए थे। हम नहीं पढ़ते कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो तेलव द्वितीय और गंगू मतलब कि गांगे देव से यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो गांगे देव राजा भोज से पराजित हो जाते हैं। कहीं कहीं लिखा है कि गांगे देव विजित हो जाता है लेकिन अंत में पराजित हो जाता है, ठीक है। अल बरूनी या अबू रहमान ने भौगोलिक विवरण में बताया है कि गांगे देव का उल्लेख डाहल के शासक के रूप में किया गया है जिसकी राजधानी क्या रहती है? त्रिपुरी, ठीक है। गांगे देव ने लक्ष्मी की छाप वाले सोने के सिक्के चलाए हैं। देखो, हम इसको इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए हैं? क्योंकि इस समय पूर्व ये जो हमारा राजपूत समय चल रहा है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे हैं हम, पूर्व मध्यकाल। इस समय क्या होता है कि सोने की खपत जो है कम हो जाती है, ठीक है।
सोना आसानी से नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन उस समय उत्तर भारत में सबसे पहले किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये गांगेय द्वारा, ठीक है। और इसमें लक्ष्मी जी की छाप के सोने के सिक्के जारी किए। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है और हो सकता है कि पूछ लें आपसे, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, गांगेय देव का पुत्र कर्ण, जिसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण भी कराया था। और कर्ण नगरी के बारे में, कर्णावती नगरी बसाई थी जबलपुर के पास ही, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं, अमरकंटक में जितने भी मंदिर का निर्माण कराया उसमें अधिकतम कर्ण द्वारा मंदिर निर्माण कराए गए, ठीक है। कर्ण को लक्ष्मी कर्ण भी कहा जाता था और जबलपुर के समीप जो कर्णावती नगरी इन्होंने ही बसाई थी। और ये माना जाता है कि इन्होंने राजा भोज को भी पराजित किया भीम प्रथम के साथ मिलकर, ठीक है। इसके पश्चात 13वीं शताब्दी के आरंभ में इस वंश का पतन हो गया। ये इसमें लिखा ही नहीं है। राजा जो कर्ण था, है ना, कर्ण किसके साथ मिलता है, चालुक्य वंशीय भीम प्रथम, ये गुजरात के चालक हैं, है ना, भीम प्रथम और साथ में लक्ष्मीकर्ण, इनके द्वारा दोनों ही मिल जाते हैं और इनके द्वारा राजा भोज को पराजित कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये कहावत, राजा भोज ने तेलंगाना के तेलप और कलचोटी वंश के गांगेय देव को हराया था, इसलिए कहानी क्या बनती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेल, ठीक है। इसकी अन्य शाखाएं कहाँ कहाँ थी हम देख लेते हैं। जैसे महिष्मती और त्रिपुरी को तो हम जानते हैं क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश में है। जस्ट हमने देखा कलिंगराज एक राजा होता है जिसने कहा कि शाखा डाली थी रतनपुर की, ठीक है। ये रहा रतनपुर, दक्षिण कौशल ये माना जाता है। फिर एक कर्नाटक शाखा रहती है, फिर एक सरयू पार कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, और एक विदर्भ शाखा भी रहती है, ठीक है। एक कौशल शाखा भी रहती है, कौशल को भी याद रखना है। ये दक्षिणी कौशल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, तो आज हमने क्या क्या कर लिया, आज हमने पूरा कलचोरी वंश निपटा दिया है और हमने गुर्जर प्रतिहार वंश कर लिया, ठीक है। तो 2 राजवंश हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल करेंगे हम जेजाकुती। अब देखो मैं धीरे धीरे क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये इस तरीके के छोटे छोटे वंश हैं, इतने सारे नाम आपको सामने आते हैं। यदि मैं दूसरा वंश कराऊँ तो आपको बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी सीरीज़ है, आज वो वीडियो आज के लिए भी चलने दो, आज आप लेक्चर देखो, कल से वो सीरीज़ भी साथ में चलेगी और लेक्चर भी साथ चलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे प्रॉपर, और मैं इस तरीके से ही समझाती हूँ। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।